अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कल क्लास में जो मैंने पहले एक सवाल लिखवाया था जिसमें मुख्तलिफ बेसिस से OAR निकाले थे। OAR एक रेट है जो साल के शुरू में निकाला जा रहा है और इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। उनमें से एक यूज़ जिससे मैंने असल में इस चैप्टर की नीड क्रिएट की थी कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहते हैं, यहाँ से मैंने बात शुरू की थी इस चैप्टर की। तो एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको अभी फ़ौरन तो सवाल में नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है शायद इससे आपको शायद कॉन्सेप्ट में बेहतरी लगे। जो कल 6 के 6 फार्मूले बताए थे, एक बिजनेस वो 6 की 6 कैलकुलेशन करता होगा नहीं, उनमें से कोई ये कर लेता होगा। तो कल वाला डाटा ही सामने रखिएगा जो सॉल्व कर लिया हुआ है। एक OAR निकाला हुआ था हमने, सबसे पहले क्या निकाला था, लेबर वाला कितना था 37.5 पर हाँ। इसकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि हमने साल के शुरू में ही एक अंदाजा लगा लिया कि इस साल में जब भी प्रोडक्शन वर्कर काम करेंगे तो 1 घंटा वो काम करेंगे तो उनकी सपोर्ट के लिए जो ओवरहेड्स होंगे वो इतने होंगे। अच्छा, दूसरा क्या किया था, मशीन आवर निकाला था, ये कितना था 56.25। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी कि जब मशीन प्रोडक्शन के लिए 1 घंटा चलेगी तो मशीन चलने से जो सारे सपोर्ट खर्चे हो रहे होंगे वो 1 घंटे में इतने हो रहे होंगे। ये हम साल के शुरू में अंदाजा प्लान कर रहे हैं। और क्या था, यूनिट्स की बेस पे था, नहीं 112 नहीं था, क्या इंटरप्रिटेशन थी इसकी कि 1 यूनिट बनेगा तो उसमें इतने रुपए के ओवरहेड होंगे। और क्या था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी। इसका आंसर क्या था 46.88%। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी कि जितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होगा, जितने रुपए कॉस्ट आएगी तो उस पर इतने % लगाएं तो जो आंसर आएगा उतने ओवरहेड्स भी आ रहे होंगे। और क्या था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका आंसर क्या था 75%। और आखिरी क्या था, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के आंसर था 0.39। ये साल के शुरू में लगा लिए अंदाजे, ये OAR है। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, वो ये चेक वाला शब्द। हाँ जी, आप फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल, सिवाय डायरेक्ट लेबर, ये सब FOH होते हैं। प्राइम कॉस्ट सिवाय प्राइम कॉस्ट, ये सारे FOH होते हैं। तो उन्हीं को हैंडल करने के लिए हम OAR निकाल रहे हैं। अच्छा, OAR के जो यूजेस थे उनमें एक मैंने बताया था कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, और बिजनेस जो है ना वो इनमें से कोई एक ही लगा रहा होगा। अब मैं आपको इसका एक इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतरी हो जाए मजीद। अगर यही बिजनेस जिसने ये OAR कैलकुलेट किया हुआ है, इनमें से कोई एक, और वो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जानना चाह रहा है, तो कल वाले डाटा से बताइए कि 1 यूनिट की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखूं मैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताइए क्या लिखूं। 240 प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 240 कैसे, वो ब्लैक शर्ट ब्लैक कैप कल थे ना आप, नहीं वो कैप अलग हो। 240 कैसे, मैं पूछ रहा हूँ कि 1 यूनिट में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा। नहीं कल वाला जो कल डाटा लिखवाया था उसमें से देख के बताओ ना कि 1 यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, ये पूछ रहा हूँ। मतलब कि 1 यूनिट को बनाने के लिए ना हमारे पास 6 kg मटेरियल ठीक है, और 6 kg 1 kg की कीमत जो है वो 40। ठीक है शाबाश। 1 यूनिट बनाने के लिए 6 किलो मटेरियल इस्तेमाल होगा जो कि 40 रुपए किलो मिलता है, तो 240 बन गया ना। तो 1 यूनिट में मटेरियल इतने का लग रहा होगा। वो ग्रीन शर्ट, लेबर में क्या लिखूं, कैसे, डायरेक्ट लेबर हाँ, 1 यूनिट बनाने में हमें वर्कर से 3 घंटे काम लेना पड़ेगा जिसको पर आवर हम 200 रुपए पे करेंगे, तो 1 यूनिट बनाना हमें 600 रुपए कॉस्ट कर जाएगा।
और प्रोडक्ट कॉस्ट में तीसरी चीज क्या होती है? एफओएच। अब इनमें से ये उसी डेटा से निकले हुए ना, अब इसमें से जो मर्जी बेस यूज करें, यहां पर एक ही आंसर निकलना है। बताने का मेरा मकसद यह है कि बिजनेस ने इनमें से कोई एक ही बेस ली होगी, हमने प्रैक्टिस के लिए सारी की सारी कैलकुलेट कर ली थी, चूंकि डेटा सेम था तो इनमें से आप जिसको मर्जी इस्तेमाल करके चेक कर लें, यहां पर एक ही आंसर आएगा। जैसे सबसे पहले क्या है कि अगर एक यूनिट जब 1 घंटा लेबर काम करेगी तो इतने रुपए के ओवरहेड्स होंगे, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे काम होगा? 3 घंटे। तो फिर 3 घंटे के हिसाब से कितने पैसे लग जाएंगे? 37.5 पर आर है, इंटू 3, 112.5। तो इस बिजनेस ने इस OAR निकालने के बाद प्रोडक्ट कॉस्ट जान ली, जो कि कितनी हो गई? ये OAR का एक इस्तेमाल आपको सामने करके दिखाया। अच्छा, वो बिजनेस जिसने OAR ये नहीं ये वाला निकाला हुआ है, वो क्या करें? ये तो पर मशीन आ रहे हैं ना, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स? 2, वही कल वाला डाटा है, तो इंटू 2। और अगर किसी बिजनेस ने ये वाला तरीके से OAR निकाला हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी पर यूनिट है। अगर किसी बिजनेस ने ये वाला निकाला हुआ है, तो ये किस पे लगाएं? 46.88%। किस पे बताएं? 240 रुपए पे। 1 यूनिट बनाने की मटेरियल कॉस्ट ये है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जब भी मटेरियल कॉस्ट आएगी तो उसके इतने % के बराबर 7 ओवरहेड्स भी आएंगे, तो 240 के ऊपर ये लगाएंगे तो फिर भी यही बनेगा। अगर किसी बिजनेस ने ये वाला OAR निकाला हुआ है, तो किस पे लगाएं? लगा लें, यही 112 बनेगा। और अगर किसी बिजनेस ने ये वाला OAR निकाला हुआ है, प्राइम कॉस्ट वाला, तो फिर ये 840 के ऊपर लगेगा। लगा के देख लें, यही आएगा। कोई फायदा नुकसान या टाइम जाया? प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना एक यूज बताया था ना मैंने, तो देख लें ऐसे प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं। अब इसके और भी यूजेस हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम लोग, वेरिएंस एनालिसिस में, कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर पढ़े होंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, उनके अंदर इसके मुख्तलिफ यूजेस अब आ रहे होंगे। कॉस्ट इन प्रोडक्शन एक चीज पढ़नी है, उनमें से एक यूज मैंने कहा था प्रोडक्ट कॉस्ट जानना, ये हुआ। चलिए आप पास पेपर का एक सवाल करते हैं। आपके पास एक पेज पहुंचा है, और ये जो ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, मैंने आपके कोर्स में ना लेक्चर का 7 नंबर लिख के एक PDF रख दिया है ये पास पेपर का सवाल, लेकिन चूंकि बहुत पुराना है, उनमें नहीं है जो आपको दिए हुए, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन अलग से दे दिया आपको। मिल गया सबको पेज के? नहीं, किसी को नहीं मिला तो बता दें। अभी एक पेज बांटा है, किसी को नहीं मिला तो बेटा बता दो। चलें पढ़ लें फिर ये सवाल। स्प्रिंग 2008 का सवाल है, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल है। ऑनलाइन वालों के लिए मैंने आपके कोर्स में लेक्चर 16 का नाम लिख के ना साथ वो PDF फाइल रख दी है, वहां से खोल लें, पढ़ लें। मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, सवाल पढ़ लें तो शुरू करूं? पढ़ लें। पढ़ लिया? 1 दिसंबर 2007 को एक नई मशीन खरीदी है और इसकी लाइफ बता दी 10 साल है, आरवी बता दी 1 लाख है। ये हो गया पहला पैराग्राफ। लेकिन ये मशीन इंस्टॉल होने में टाइम लगेगी और ये मशीन है कहाँ? फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में पहले 5 मशीन्स मौजूद थी, प्लस अब एक न्यू मशीन और आई है। इस डिपार्टमेंट में 5 मशीनें थी, काम चलता था, तो इन्होंने फिर इन 5 मशीनों के होते हुए एक OAR निकाला हुआ था। अब चूंकि एक नई मशीन साथ आ गई है तो 2008 के लिए अब 6 मशीनें हो गई। 2008 में खर्चे भी डिफरेंट होंगे, मशीन आर्स भी डिफरेंट होंगे। तो रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है कि कंप्यूट द रिवाइज्ड मशीन आर रेट विच द कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग द ईयर 2008। तो 2008 के शुरू में खड़े होके हमें एक मशीन आर रेट निकालना है। मशीन आर रेट से क्या पता चल रहा है कि ये वो OAR होगा जिसकी बेस मशीन आर होगी। ये मशीन आर रेट से पता चल रहा है। अब इसमें ये जो 5 मशीनों वाली बात है, ये किधर है? ये बात लिखी हुई है ऑन 1 दिसंबर 2007 ZTML परचेज्ड अ न्यू कटिंग मशीन टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ, बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, द कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन्स इन द कटिंग डिपार्टमेंट। तो इस कंपनी में कटिंग डिपार्टमेंट है जिसमें 5 मशीन्स पहले से मौजूद हैं। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नई मशीन खरीदी 1 दिसंबर 7 को। ये पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ में कोई ऐसा अंग्रेजी का सेंटेंस जो ना समझ आ रहा जो मैंने बताया? हाँ जी, कोई अंग्रेजी का मसला पहले पैराग्राफ में? दूसरे पैराग्राफ, इस नई मशीन के बारे में कहा है कि ये 1 फरवरी से अवेलेबल होगी। अब देखिए, आपको डेट्स दे दी हैं, इनका ख्याल रखना है। हम 2008 के लिए एक OAR निकालना चाह रहे हैं और इस नई मशीन के लिए 1 फरवरी की डेट लिखी है कि तब से ये अवेलेबल मौजूद है। तो उसके खर्चे भी कब से आने शुरू होंगे? 1 फरवरी से। अब आगे उसके 2600 घंटे बताए हैं कि 2008 में ये नई मशीन 2600 घंटे चलेगी। दी बजटेड आवर्स ये बाद में बताता हूं। दी रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008 हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। अब ये जो खर्चे बताए हुए हैं 1 से लेके 5 तक,
ये सिर्फ उस नई मशीन के खर्चे हैं या पांचों के टोटल बताए हुए हैं? ये पांचों इनफैक्ट 6 की 6 मशीनों के टोटल खर्चे बताए हैं या सिर्फ नए के बताए हैं? क्यों सिर्फ नए के? क्यों? नहीं, फॉर द ईयर तो हैं। मैंने पूछा ये है कि ये सिर्फ इस नई मशीन की बात हो रही है पॉइंट 1 से लेके 5 तक, या अब ये 6 मशीनों का टोटल बताया जा रहा है? ये सिर्फ एक मशीन की बात हो रही है ना। आप उसकी टोन देखें 1 से लेके 5 तक, ये एक मशीन की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन। पॉइंट नंबर 3, द मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ये सब उस एक मशीन की बात हो रही है। और पॉइंट नंबर 5 से मजीद बात क्लियर हो रही है, इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5000। तो ये इस नई मशीन की बातें हो रही हैं, वो इसमें पॉइंट 1 से लेके 5 में नहीं बताई। यही तो समझा रहा हूं कि आप सेंटेंस देखें ना, कि आपको इस सारे सेंटेंसेस में एक मशीन का जिक्र मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3 में दी मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। उन 5 का क्या करना है वो अलग अभी आ रही है बात। मैंने कहा ये जो पॉइंट नंबर बताए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ नई मशीन के हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये द मशीन से ही पता चल रहा है कि ये सिंगुलर मशीन यूज हो रही है इसके अंदर, तो इस वजह से ये सारी बातें। लेकिन पॉइंट नंबर 5 के अंदर भी तो ये आइडिया हो रहा है ना कि इस नई मशीन के इंस्टॉल होने के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये पॉइंट 1 से लेके 5 तक इन खर्चों की अंग्रेजी में पढ़ता हूं भी। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये 5 खर्चे सिर्फ नई मशीन से रिलेटेड हैं। पहला दूसरा पैराग्राफ, जिसमें से दूसरे में से मैंने अभी आपको ये सिर्फ पहला सेंटेंस ही बताया बस, और उसके बाद ये जो नीचे पॉइंट्स हैं ये सिर्फ नई मशीन के हैं, यहां तक कोई इख्तलाफ। लास्ट पैराग्राफ को फिलहाल छोड़ता हूं। रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ नई मशीन का OAR निकाल दें? कैसे पता सबका? सब तो नहीं लिखा। कहा है कि कटिंग डिपार्टमेंट का रिवाइज, और वो रिवाइज करना पड़ ही क्यों रहा है? क्योंकि नई मशीन आएगी, नए खर्चे होंगे, तो हमने नई मशीन का नहीं करना, पूरे डिपार्टमेंट की 6 के 6 मशीन का करना है। अच्छा, OAR का वर्ड तो है सच नहीं लिखा हुआ आपको सवाल के अंदर। ये जो लास्ट पैराग्राफ के अंदर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ना, कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस अ सिंगल रेट फॉर द रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन्स। मैंने आपको कहा था इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। तो ये सारे लिस्ट जो है ये ओवरहेड्स ही हैं। तो ओवरहेड वाला सवाल ना पहचाना जाएगा, ये इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी कि आपको सवाल देख के ना पता चले कि इस चैप्टर का सवाल है। ओवरहेड्स की लिस्ट है, रिकवरी रेट का वर्ड यूज कर दिया, मशीन और रेट की बात कर रहे हैं, तो ये OAR निकालना है। 2008 गुजर चुका है या अभी हम 2008 के शुरू में खड़े हैं? बजटेड चीजें हैं ना सारी, तो ये वही OAR कैलकुलेशन है जो आपको सिखाई थी कि OAR हम साल के शुरू में खड़े होकर कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये बात क्लियर है कि हमने सिर्फ नई मशीन का नहीं, पूरे डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। 6 के 6 मशीनों के खर्चे, 6 के 6 मशीनों के आवर्स। चले खर्चे निकाल लेते हैं, आर्ड निकाल लेते हैं, फिर ये फार्मूला लगा लेंगे। क्या जी? नहीं नहीं, कहाँ? पूरे साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल के दौरान। कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर मतलब फॉर द ईयर। OAR जिस साल के शुरू में कैलकुलेट किया जा रहा है उसका इस्तेमाल कब करना है? उस पूरे साल इस्तेमाल करना है ना, तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब फॉर द ईयर। टोटल ओवरहेड निकाल रहा हूं मैं। अच्छा, लेकिन टोटल ओवरहेड में आपको खर्चों की डिटेल तो बताई ही सिर्फ नई मशीन की है। चलें नई मशीन के तो लिखे ना, बाकी बाद में देखते हैं। चलें अब सवाल के शुरू से शुरू हो, जरूरी नहीं पॉइंट 1 से, शुरू से शुरू हो। देखें इस सवाल में कौन कौन से FOH हैं। सबसे पहले है डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन चूंकि आपको लाइफ ईयर्स में बताई है तो स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, लिखा भी हुआ है, तो अब इस पे स्ट्रेट लाइन डेप्शन लगा लेते हैं, और डेट बताई हुई है इसलिए एहतियात से डेप्रीसिएशन बन जाएगी। कॉस्ट कितनी? कॉस्ट कितनी है? 13 लाख। RV
1 लाख और ये 11 महीने 110,000 ये नहीं 110 नहीं पहले पैराग्राफ से डेप्रिसिएशन हो गई कैलकुलेट। अब आते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। पॉइंट नंबर 1, ये जब मशीन चलेगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी? मशीन 1 घंटा चलेगी तो बिजली के 10 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे और उसका बिल जब आता है तो वो 8.5 रुपए पर यूनिट बिल आता है। हाँ जी, तो कैसे टोटल तक पहुंचो? अच्छा, यहां पर अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ाता हूं जो पहले नहीं पढ़ाया था। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 2008 में मशीन जो टोटल घंटे चलेगी वो 2600 घंटे चलेगी, लेकिन इन 2600 घंटों में से 80 घंटे सेटिंग अप के हैं, 120 मेंटेनेंस के हैं, तो बाकी कितने बने? 2400। ये मशीन प्रोडक्शन कर रही होगी। प्रोडक्शन मतलब जो उसका काम है कटिंग करना, वो कर रही होगी। सेटिंग अप आप ऐसे समझ लें कि इसको जब फोटोकॉपी कराते हैं ना, फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी मशीन अगर बंद पड़ी हुई हो तो पहले वो मशीन ऑन करेगा और ऑन करने के कोई 1 2 3 कोई मिनट 4 5 मिनट बाद ही वो कॉपीज करनी शुरू करेगा। अब वो जो 2 4 5 मिनट मशीन पहले चल रही है उसके बाद वो कॉपी करने की पोजीशन में आएगी, तो उन 3 4 5 मिनट में बिजली नहीं कंज्यूम हो रही है। तो ये आप उसकी मिसाल समझ लें। अच्छा, इसी तरह मेंटेनेंस में बिजली क्यों कंज्यूम हो रही होगी? मेंटेनेंस के दौरान नहीं बिजली नहीं। अच्छा, ये बॉयज बाइक की सर्विस ट्यूनिंग कराई कभी? जब ट्यूनिंग कराते हुए वो पेट्रोल एडजस्ट कर रहे होते हैं, वो पेट से ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो जो पेट्रोल बुरा लग रहा होता है ना, अब वो जो पेट्रोल खुल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो स्टार्ट छोड़ के चला भी जाता है, तो वो सारा जो उस वक्त पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सारा जो प्रोसीजर है वो मेंटेनेंस चल रही है, तो उसमें बिल्कुल हो रहा है पेट्रोल इस्तेमाल। एसी की सर्विस हो रही है तो एसी सर्विस करने वाला अपनी सर्विस की जो भी ड्यूरेशन है उसमें एसी भी चलाएगा, तो मशीन की मेंटेनेंस के दौरान भी मशीन चल रही होगी। तो ये जो मशीन के टोटल 2600 घंटे साल के सोचे हैं, उनमें से 200 घंटे वो हैं जिस दौरान मशीन प्रोडक्शन नहीं कर रही, तो 2400 घंटे प्रोडक्शन कर रही होगी। 2400 26 में से इन दोनों के अलावा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी यहां। अब इसमें ना सवाल की खामी की वजह से हम अजम्पशन ले सकते हैं 2। आपको ये जो बिजली की कंजम्पशन बताई है ये इस दौरान की बताई है, तो क्या इस दौरान बिजली कंज्यूम नहीं हो रही होगी? हो रही होगी बिजली कंज्यूम। अब उस दौरान की बिजली कितनी कंज्यूम हो रही होगी ये बताया नहीं है। 2 हल हो सकते हैं, या तो आप नोट लिखेंगे कि चूंकि इन 200 घंटों के दौरान जो बिजली कंज्यूम हो रही थी वो नहीं बताई। अच्छा, इसमें बिजली ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी वैसे, क्योंकि ये तो फुल कैपेसिटी पे मशीन काम कर रही है, ये तो वैसे ही सिर्फ स्टार्ट हुई है मशीन, तो इस दौरान बिजली कितनी कंज्यूम होगी ये नहीं बताया। तो हम 2 बातें कर सकते हैं, या तो हम कहें कि जी चूंकि इसके बारे में बताया नहीं है तो इसका खर्चा इग्नोर कर रहे हैं, इन 200 घंटों का बिजली का खर्चा, या फिर ये नोट लिखेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि इस दौरान में भी बिजली के 10 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम हुए हैं, तो ये ज्यादा बेहतर अजम्पशन है। यानी मशीन पूरे 2600 घंटे जब चलेगी तो 10-10 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम हो रहे होंगे। ओके, तो बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, पावर कह दें, इलेक्ट्रिसिटी कह दें, 2600 घंटे और हर घंटे में बिजली के 10 यूनिट्स और बिजली का 1 यूनिट 8.5 रुपए का। 11/12 करूं? 11/12 करूं? नहीं, ये तो आवर्स बता दिए ना, कितना हो गया? 221। नहीं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि सारे खर्चे ओवरहेड्स, तो बिजली का बिल तो है ना,
मशीन चलेगी तो बिजली इस्तेमाल होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन दौरान मशीन 200 घंटे चल रही है तो क्या बिजली कंज्यूम नहीं हो रही होगी? नहीं बताया, तो या तो ये अज्यूम कर लें कि चूंकि बताया नहीं तो हम इग्नोर कर रहे हैं, या ये अज्यूम कर लें कि इन 200 घंटों में भी उसी पैटर्न से ही बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। तो फिर अगर उसी पैटर्न से इस्तेमाल हो रही होगी तो इसका मतलब पूरे 2600 घंटे बिजली इस्तेमाल होगी। जी मैंने आपसे कहा कि इसके दो हल हैं, दोनों में से दोनों हो सकते हैं। मुझे ज्यादा बेहतर ये लग रहा है, और इस दौर में खैर सोल्यूशन तो नहीं आता था, लेकिन आई कैप के क्वेश्चन में सवाल शामिल किया था उन्होंने, तो 2600 ही लिया था। तो ज्यादा बेहतर अजम्पशन यही है कि 2600 होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि नहीं, हम इन 200 घंटों के बारे में चूंकि डिटेल नहीं बताई तो हम इन 200 घंटों की बिजली को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बात नोट लिखना पड़ेगा आपको, तो फिर ये भी सही मान लिया जाएगा। ये इधर ऑरेंज शर्ट अहमद के पीछे वाला क्या बता रहा हूँ मैं? कौन सी असम्पशन? अच्छा, ये 7 वाला सही बता रहे हैं, क्या बताया इसने? सेम बिजली इस्तेमाल हो 7 वाला। हाँ जी, अगर उनके आवर्स बताए होते थे या 2400 आता उसके बाद अलग होते। उनके आवर्स बताए होते, किसके आवर्स तो बताए मैं। अच्छा हाँ, तो हम 2400 के लिए इंटू 10 और उन 200 के लिए कुछ और होता तो वो 200 इंटू करते। फर्ज करें यहाँ बताया होता कि इस दौरान 1 घंटे में मशीन चलेगी तो 5 यूनिट्स इस्तेमाल करेगी, तो हम 2400 इंटू 10 करते और 200 इंटू 5 करते। हाँ, लेकिन इग्नोर करने का नोट लिखेंगे, इन 200 घंटों की जो कि बिजली कंजम्पशन नहीं बताई हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। जी 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 नहीं, तो वो तो इंस्टॉलेशन हो गई ना यार। मैंने जो आपको मिसाल दी है फोटोकॉपी मशीन की, तो ये जिंदगी में जब पहली दफा मशीन खरीद के लाया होगा ये तभी का। मैंने सेटिंग अप आपको इंस्टॉलेशन तो नहीं कही है ना। इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो मशीन की कॉस्ट में पार्ट बन गई ना। हमने ये सारे खर्चे कब से गिनने शुरू कर रहे हैं? द न्यू मशीन, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 1, 2008। अब जब कहा है कि अवेलेबल हो जाएगी तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग सारी हो जाएगी ना उससे पहले। अब उसके बाद बात हो रही है इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे इन 2008। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद की बात हो रही होगी कि इंस्टॉलेशन के दौरान की बात हो रही है? बाद की बात हो रही है, तो ये वो इंस्टॉलेशन वाले नहीं है। अच्छा, अब उन 2600 के बारे में आगे क्या कह रहा है कि दी बजटेड आवर्स इंक्लूड, तो इन 2600 जो कि उसके अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद गिने गए हैं उनमें से 80 और 120 घंटे हैं। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद की बातें हैं सारी। 2600 पॉइंट नंबर 2, 25,000 रुपए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी पर मंथ, तो इंटू 11 कितना? फिर कुछ पार्ट्स रिप्लेस हुआ करेंगे हर महीने, 10,000 पर मंथ। 10,000 इंटू 11। अच्छा, बात तो वैसे सिंपल सी है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को इस पर भी मसला हो, तो सुन लें। इधर मैं 11 कर रहा हूं जबकि इधर 11/12 कर रहा हूं। ये जो फिगर है ना, ये 1 साल की फिगर निकली, तो फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ बनेगी इंटू 11। ये आपको दी ही पर मंथ हुई है, इसलिए सिर्फ इंटू 11। कितना? 110। जी, इसमें कहीं ये महीनों की बात हो रही है। 2600 टोटल घंटे हैं, इन घंटों में हर घंटे के हिसाब से 10 यूनिट्स बिजली कंज्यूम होगी। 2600 आवर्स 10 यूनिट्स पर आवर बिजली कंज्यूम होगी और 8.5 रुपए पर यूनिट ये बिजली का रेट है। अब इसमें कहीं साल तो नहीं है ना जिसको हम बाय 12 करें, ये तो है ही इन 2600 घंटों की बिजली, तो इसलिए इसमें कहीं 11-12 नहीं किया। पॉइंट 4, ऑपरेटर को रखना पड़ेगा, उसकी तनख्वाह 9,000 पर मंथ है।
तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी 9,000 इंटू 11, 99,000। पॉइंट नंबर 5, इट इज एस्टिमेटेड कि जब मशीन इंस्टॉल हो जाएगी अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, इसी डिपार्टमेंट के और कोई ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5,000, यानी इस मशीन ही से रिलेटेड हुए ना फिर ये एक्स्ट्रा 5,000, तो फिर इसी की लिस्ट के अंदर ये अदर ओवरहेड भी आ जाएंगे। और ये है 5,000 पर मंथ इंटू 11, 55,000। अगर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स है दूसरे ब्रांच कंट्रीब्यूशन के लिए ठीक है ना चाहिए दोबारा जो अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स है ना तो ये जो दूसरी फाइल पड़ी है उनके ओवरहेड्स का रिजल्ट करना चाहिए। ये जो अदर ओवरहेड्स हैं ये पहले भी कुछ होते होंगे या बस 5,000 ही हैं? तो वो जो पहले भी होते होंगे वो तो एग्जिस्टिंग मशीन से रिलेटेड थे ही, ये इस नई मशीन की वजह से और होंगे, तो इसलिए इनको नई मशीन के खर्चों की लिस्ट में लिख दिया। इधर पूछ रहा था। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि हर मंथ 5,000 इंक्रीज होगा ना, नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि 5, 10, 15 इस तरह? अरे नहीं यार, अदर ओवरहेड्स 5,000 पर मंथ से बढ़ जाएंगे। अदर ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे 5,000 से। अच्छा, 5,000 को आगे बताना तो था ना कि कब का 5,000, साल का, महीने का, 10 दिन का, तो वो उन्होंने कहा नहीं महीने का। नहीं चले सही, आसान ना करो ना। उन्होंने कहा है कि इंक्रीज बाय 5,000, बस यहां फुल स्टॉप लगा देते तो ये साल के होते, दिन के होते, महीने के होते, कुछ तो बताना था ना, तो वो पर मंथ का है। यानी पहले अगर हर महीने 60,000 रुपए ओवरहेड्स हुआ करते थे, अब हर महीने 65,000 हुआ करेंगे। ये मतलब है इस बात का जी। जी, फिर वो एवरी मंथ की तरह की बात आती, एवरी मंथ, ईच मंथ, फिर होता कि 5, 10, 15, 20, 25 है जी। क्या हो गया? नहीं, कंपाउंडिंग नहीं है। अदर ओवरहेड्स लास्ट पैराग्राफ में नई मशीन का कोई खर्चा है नहीं, तो नई मशीन के खर्चे तो यही हैं। 870 हमें सिर्फ नई मशीन के ओवरहेड्स चाहिए? नहीं, तो बाकियों के भी चाहिए। अच्छा, अगर बाकियों के होते तो वो यहां लिख दे, और जब इसमें इन बाकियों के खर्चे भी लिखेंगे, बेटा आप तीनों उठो और इस साइड पे आओ, आप तीनों इस बेंच पे आओ, कोई एक इधर आ जाए, कोई उधर चले जाए, आप तीनों इधर आओ। आप उठो बीच में से, आप खड़े हो, इस कोने पे आके बैठो। हाँ, आप इधर आके बैठो।
ये जो बीच में फंस फंस के लोग बैठे हैं, इनमें से कोई 2-3 आगे आने तो आ जाए। आप उठो, ये चेक शर्ट, खड़े हो, पीछे वाली सीट पे जाओ। आप में से कोई एक आगे आ जाए। हाँ, आप में से कोई एक आगे आ जाए। लेकिन हाँ उसमें ये लिस्ट किन खर्चों की है? सिर्फ नए मशीन के ओवरहेड्स की। अगर हमें सिर्फ नई मशीन का ओआर निकालना होता तो बस ये फिगर आ गई, लेकिन हमें सारी मशीन्स का टोटल, इस डिपार्टमेंट का नया ओआर निकालना है तो पुरानी मशीनों के खर्चे भी चाहिए। अगर वो पुरानी मशीनों के खर्चे भी मिल जाएं तो वो यहां लिख देंगे और इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? टोटल आ गए। तो हमें ओएआर निकालने के लिए टोटल न्यूमरेटर मिल गया। अब निकालना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। टोटल बजटेड ओवरहेड्स हो गए, टोटल बजटेड मशीन आवर्स। नई मशीन के भी या बस नई मशीन के काफी हैं? ओल्ड मशीन्स के भी या एग्जिस्टिंग मशीन्स के भी? अच्छा, ये अभी यहां आता हूं वापस। ओएआर निकालने के लिए जो आपको मैंने रीजंस बताए थे, उनमें से एक रीजन था प्रोडक्ट की कॉस्ट हम जानना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट पे हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जान सकते हैं, तो वही काफी है। बाकी खर्चे क्यों उसकी कॉस्ट में बिल्ड करना चाह रहे हैं हम? तो जितना मटेरियल और लेबर लग रहा था वही काफी है, उसी की बेस पे सेल प्राइस निकाल लेते। बाकी खर्चे भी तो उन्होंने ही कमा के पूरे करके देने हैं ना। तो उन प्रोडक्ट के ऊपर अपने जो खर्चे लग रहे हैं वो तो जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो हैं, लेकिन फैक्ट्री का रेंट है, मशीनों की डेप्रिसिएशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, उनको कमा के किसने देना है? वो उस प्रोडक्ट ने ही कमा के देना है। तो इसलिए वो खर्चे भी वो प्रोडक्ट ही उठाएंगे। इसकी मैं और मिसाल दिया करता हूं। ये मिसाल मुझे इसके लिए हमेशा अच्छी लगती है, हो सकता है वो रिपीटर भी हो ऑनलाइन वालों में। एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं और इस घर में माँ बाप हैं, छोटे बहन भाई हैं, 2 हैं बेटे जो कमाने वाले हैं, 2 अर्नर्स हैं। और इस घर का जो महीने का खर्चा है लेट से वो 50,000 रुपए है। अब अब्बा जी ने इन दोनों को कहा कि तुम दोनों ने ये 50,000 कमा के लाने हैं ताकि घर का खर्चा चले। तो ईमानदारी, ये दोनों इक्वल पोटेंशियल वाले हैं, तो कम से कम दोनों में से हर एक कितना कमा के लाए? कैसे? डिवाइडेड बाय। लेकिन लोग तो 5 हैं, खर्चा तो 5 लोगों का है, लेकिन डिवाइड सिर्फ उन पे कर रहे हैं जिन्होंने कमाना है। तो वो जो बाकी 3 लोग नहीं कमा रहे हैं उनका खर्चा भी यही एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब। तो अब वो खर्चा जो बाकियों का भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर वैसे देखा जाए ना कि 5 लोगों का 50,000 खर्चा है तो हर एक का 10,000 हो गया। तो इनमें से हर एक 10,000 अपना खर्चा तो चलो लाएगा ही लाएगा। बाकी 3 लोगों का खर्चा कितना है? 30,000। तो वो भी तो इन्होंने ही कमा के देना है ना। तो उनमें से हर एक कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 15,000। तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है 25,000 कमा के लाना है। अब ये जो उसने बाकियों का खर्चा भी एब्जॉर्ब किया है क्योंकि कमा के इसने लाना है, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री के सारे खर्चे पूरे किसने करके देने हैं? प्रोडक्ट ने। तो प्रोडक्ट के बनने में जो अपना डायरेक्ट खर्चा है, चलो वो तो उस पर लगने वाला खर्चा है ही है, लेकिन जो बाकी फैक्ट्री के खर्चे हैं ये भी तो इसी की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करेंगे तो ही तो ये कमा के ला के देंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कि इस अमाउंट से 1 यूनिट एब्जॉर्ब करता है खर्चे। ये मैंने आपको कहा था कि एब्जॉर्प्शन का वर्ड मैं आपको अगली कल परसों बताऊंगा, इसलिए इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। तो हमने खर्चे टोटल लिए या सिर्फ इन 2 के? टोटल, क्योंकि खर्चे तो टोटल हैं और उनको बांटा किस पे? सिर्फ जिन्होंने कमा के देना है। यहां आते हैं, ये खर्चे पूरे डिपार्टमेंट के टोटल हैं। मशीनों ने कमा के कब देना है? जब उनसे प्रोडक्शन होनी है या मेंटेनेंस के दौरान भी? जब प्रोडक्शन होनी है।
तो हमें डिवाइडेड बाय 2600 या 2400 2400 तो वो जो नई मशीन की बात हो रही है, हमने OAR निकालना है ना, तो OAR का तो कॉन्सेप्ट यही है कि खर्चे टोटल, लेकिन डिवाइडेड बाय वो जिन्होंने कमा के देना है। तो इसलिए डिवाइडेड बाय मशीन के वो आवर्स होंगे जिस दौरान फिर ये कमाने वाला काम कर रहे होंगे। तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर यानी OAR इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हमें डिनोमिनेटर में प्रोडक्शन वाले आवर्स चाहिए। तो 2600 में से वो 200 निकाल देते हैं, कितने हो गए 2400। तो यहां पर हमने 2600 क्यों लिखा, यहां भी 2400 लिख लेते, क्योंकि खर्चे टोटल लेने हैं, खर्चे टोटल आएंगे, बांटना सिर्फ कमाने वालों पे। तो खर्चे टोटल थे इसलिए यहां 2600 लिया है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2400। और बिल्कुल इसी तरह से लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग 5 मशीन्स हैं, लास्ट पैराग्राफ दूसरा सेंटेंस, इट हैज बीन बजटेड दैट अदर 5 मशीन्स विल वर्क फॉर 12,500 घंटे ड्यूरिंग 2008, और इसमें 900 घंटे मेंटेनेंस वाले शामिल हैं, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे। 12,000 क्या 500 माइनस 900, यार्ड वाला आया पॉइंट समझ। अब आते हैं यहां, हमें एग्जिस्टिंग मशीन्स के टोटल खर्चे नहीं बताए हुए, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में उनका पर आवर बताया हुआ है, तो टोटल तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल। तो हम एग्जिस्टिंग के ओवरहेड्स यहां पर कितना रेट बताया हुआ है 390, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 12,500 से 12,500 के 11,600 क्यों, क्योंकि खर्चे तो सारे डालते हैं। अच्छा 13,500 क्यों हुई? हाँ जी 12,500 है जी, ये बात दोबारा। अच्छा 11,600 क्यों किया है, 12,500 क्यों नहीं किया? अगर आप इस 2600 की बात देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि खर्चे टोटल लेने हैं, तो खर्चे तो 2600 घंटे पे आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 2600 घंटों के टोटल खर्चे लिखे। लेकिन डिनोमिनेटर चूंकि सिर्फ कमाने वालों को रखना था, तो यहाँ प्रोडक्टिव आज रखे, तो फिर यही काम फिर यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए था। लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो 390 है ये क्या है, 390 ये है कि जब हमने नई मशीन नहीं लानी थी तो हमने पुरानी मशीनों के लिए OAR कभी निकाला होगा, जब OAR निकाला होगा तो हमने टोटल उन 5 मशीनों के टोटल खर्चे लिए होंगे और डिवाइडेड बाय 12,500 किया होगा कि 11,600 11,600 किया होगा। जब एग्जिस्टिंग मशीन्स के हवाले से OAR निकाला गया हुआ है तो वो 11,600 से डिवाइड करके निकाला होगा। हाँ ऊपर खर्चे सब के होंगे, 12,500 घंटों के होंगे, लेकिन OAR निकालते हुए नीचे 11,600 रखा गया होगा। तो ये जो 390 गिवन है ना वो ये है। अब आप अंग्रेजी पढ़ लें बेशक, 390 के बारे में क्या कहा हुआ है, इस 390 के लिए क्या कहा है, 390 पर, तो वो इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करके ये OAR निकाला हुआ है, जबकि ये खर्चे टोटल हैं और हमें यहां पर ये टोटल ही चाहिए ना। तो अब ये हम टोटल एक्चुअली एक रिवर्स वर्किंग से निकालने लगे, इसी में इसको फाइंड करना है, क्या करें 11,600 से मल्टीप्लाई, इसलिए 11,600 से मल्टीप्लाई होगा। एग्जिस्टिंग वो 5 ही है ना, presently the cutting department is charging ₹390 per productive hour for recovery of running cost of the existing machines।
तो ये उन 5 की बात हो रही है ना। पहला पैराग्राफ, a new cutting machine for Tiranda to augment the capacity of the 5 existing machines। तो पहले 5 मौजूद हैं, छठी नई आनी है। और रिक्वायरमेंट में इसलिए तो कहा है कि रिवाइज्ड मशीन आर रेट, क्योंकि पहले कितना था 390 जो उन 5 के हिसाब से निकला हुआ था। अब वो कह रहा है कि क्योंकि नई मशीन भी आ जानी है तो आप अब एक रिवाइज रेट निकालें। तो ये 390 उन 5 का दिया हुआ है, जब निकाला गया होगा तो वो ऐसे निकाला होगा। तो यहां से हमें इस फिगर तक पहुंचना है, तो इसलिए ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 11600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना बना? 4524 94। तो रिवाइज्ड OAR बन जाएगा जो रिक्वायर्ड था 5394000 डिवाइडेड बाय 14000, 385.29 पर आवर। जी आपने जो डिवाइड करके निकाला थी किया था कि जो रिमेनिंग यूनिट थे मेंटेनेंस के और तो इसका ये वही रेट अज्यूम कर लिया, तो इसका भी मीन कर लेते हैं 390। वो 10 और 8.5 कोई सवाल ये पूछा है कि जैसे यहाँ पर हमें 10 घंटे 8.5 रुपए पर, सॉरी 10 यूनिट 8.5 रुपए यूनिट्स का रेट दिया हुआ था, तो वो भी तो हमने उन 200 घंटों पे लगा लिया था। यहाँ पर ना हम होने वाला खर्चा कैलकुलेट कर रहे थे, ये बिजली के यूनिट्स दिए हुए थे। अब ये जो मैंने ये वाला काम किया है ना, ये वाला, इसके लिए मैं आपको एक और बात पूछता हूं। अगर आपको ये फिगर खुद दे दी होती, ये वाली फिगर, तो ये फिर ये इशू ना होता, ये फिर इशू ना होता ना, ये दे दी होती। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस करके ये आंसर आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये पता है और 14000 पता है, यहां तक पहुंच सकते हैं? ठीक है, पहुंच सकते हैं। कैसे? इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं? ये 2600 आ रहा है इसमें कि 2400 आ रहा है, तो 2600 से क्यों ना करूं? देखें, मैं अगर इस 5394 तक पहुंचना चाहता हूं, इस टोटल तक, और उसके लिए ये पता है और ये पता है, तो इस तक इन दोनों को यूज करके कैसे पहुंचा जाए? मल्टीप्लाई करके ना। तो मैं इसको 2400 से क्यों मल्टीप्लाई करूं, 2600 से क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जब ये कैलकुलेट हुआ था तो ये इस फार्मूले से कैलकुलेट हुआ था। अब मुझे अगर ये फिगर निकालनी है तो मैंने इसी फार्मूले को ही रिवर्स करके निकालनी है। यहां पर बिजली की कंजम्पशन नहीं कैलकुलेट हो रही, ये मैं सिर्फ इस फार्मूले को रिवर्स कर रहा होता। अच्छा, जब इसको रिवर्स कर रहा होता, दिस इनटू दिस करता, तो आंसर ये आ जाएगा ना। तो क्या इसमें 2400 घंटों का खर्चा है या 2600 का है? खर्चा तो पूरे 2600 का है। यहां पर भी ये जो ऊपर खर्चा है ये उन पूरे 12500 घंटों का खर्चा है, लेकिन चूंकि 390 ऐसे निकाला था कि ये टोटल खर्चा डिवाइड ही 11600 से किया था, तो 390 आया था। अब मैंने सिर्फ इस फार्मूले को रिवर्स करके यहां तक पहुंचना है, क्योंकि 390 ऐसे निकला हुआ है। ये नहीं है कि 390 बिजली का रेट दिया हुआ है, फिर आप कहें बिजली तो 12500 घंटे इस्तेमाल हो रही होगी। ये तो मैंने सिर्फ इस फार्मूले में निकले हुए आंसर को रिवर्स करके यहां तक पहुंचना था, इसलिए 11600 से मल्टीप्लाई किया। जब 11600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, ये 12500 घंटे चलने के हैं कि 11600 घंटे चलने के, तो खर्चे टोटल आ गए हैं। और इस सवाल में पूछें जो पूछना है जी। ये हाँ, तो पर प्रोडक्टिव आ रहा है। अच्छा, नहीं, हम OAR जो निकालते हैं वो निकालते ही डिनोमिनेटर में प्रोडक्टिव आवर्स रखे हैं, मतलब OAR ही यही है। अगर पर प्रोडक्टिव आवर लिखना है लिखिए, पर प्रोडक्टिव आवर लिख लें। बेटा तो अच्छा, ये हो गया ओवरहेड्स का एक सवाल। अब इस ओवरहेड्स यानी OAR निकालने में जो जो मुश्किलें हैं, अब मैं उन मुश्किलों को पढ़ाने लगा हूं। और वो इतनी को मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसे कह रहा हूं कि इनमें वैरायटियां पढ़ाने लगा हूं।
अहमद ये हो गया? मैंने ओया का फार्मूला लिख दिया था, उसकी प्रैक्टिस भी एक सवाल की हो गई, उसके अलावा 2 खुद से बना के भी हो गए थे। अब इन ओएआर की कैलकुलेशन में जो जो वैरायटी आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस कह लेता हूं। कि ओएआर कैलकुलेट करने में मसाइल क्या क्या आएंगे। अच्छा, इसको ना मैं, क्योंकि आपके नोट्स स्ट्रक्चर तरीके से बनवा रहा हूं, तो मैं इसलिए इसको मुख्तलिफ केसेस में बांट रहा हूं। मैं आपको जो ओएआर कैलकुलेशन के मसाइल पढ़ाने लगा हूं, तो उनको मैं मुख्तलिफ सिचुएशन में, कह लें केसेस में बांट रहा हूं। तो पहला केस बना लेते हैं कि जिस फैक्ट्री में ओएआर निकलना है, उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट तो एक ही है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन डिपार्टमेंट्स एक से ज्यादा हैं। प्रोडक्ट एक है लेकिन डिपार्टमेंट्स मल्टीपल हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एक बिजनेस है जो, बल्कि भी पानी पीला करता, क्या बना लें, कौन सी गुड्स बना लें? माइक्रोवेव बना लें? नहीं यार, जूते बना लेते हैं। असल में ये मिसाल आपके चूंकि इस्तेमाल में है तो समझ आएगी ना। मैं माइक्रोवेव का ना मुझे कुछ पता ना आपको कुछ पता, उसमें क्या क्या चीजें डल रही हैं। अच्छा, अब ये जो जूते बनाने हैं, फैक्ट्री में जो खरीदा जाएगा रॉ मटेरियल वो लेदर होगा। रॉ मटेरियल खरीदा, ये इस फैक्ट्री में इन हो गया। अच्छा, अब ना आप में से किसी की फैक्ट्री है ना मेरी फैक्ट्री है, मुझे नहीं पता क्या होता है, एम ही बना लेते हैं। एक डिपार्टमेंट होता होगा जिसमें इस चमड़े के ऊपर कुछ केमिकल वगैरह लगा के इसको नरम करना, क्योंकि चमड़ा जो होता है ना वो तो एक शीट की शक्ल में होगा, उसको हो सकता है जूते बनाने के काबिल बनाने के लिए शायद उसमें कोई केमिकल लगाने पड़ते हो, और उसी में चलें कटिंग भी कर लेते हैं। तो एक कटिंग डिपार्टमेंट होगा जहां पर ये चमड़ा जो है ये पूरी शीट की शक्ल में आता होगा। उनको, क्योंकि जूता बनाने के लिए तो वो पूरी शीट नहीं, उसमें तो 1-2 फुट जो भी चाहिए, उसमें फिर कटिंग हो जाती होगी। अब इन पीसेस की आगे फिर किसी और डिपार्टमेंट में सिलाई होती होगी, स्टिचिंग कह देते हैं उसको। फिर जूता बनने के बाद इसमें आगे वो सोल लगना और उसमें वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो लेसेस डालने का सुराख होता है उस पर वो मेटल के वो लग रहे होते हैं, रिंग्स लग रहे होते हैं, फिनिशिंग कह देते हैं उसको। इन डिपार्टमेंट से गुजरने के बाद शू फाइनल शक्ल में आ गए। तो फैक्ट्री में लेदर यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने तक ये 3 डिपार्टमेंट से होके गुजरा। एक ही बंदा सारे काम कर लेता, डिपार्टमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है तो इस काम की मशीनें और होती होंगी, इसकी मशीनें और होती होंगी, इसकी मशीनें और होती होंगी, इन मशीनों के चलाने वाले और होते होंगे,
कारीगर डिफरेंट होते होंगे, तो इसलिए हर फंक्शन के हवाले से डिपार्टमेंट अलग बन गए। इसके अलावा इन डिपार्टमेंट्स के जो वर्कर्स हैं उनको रोटी पानी भी देनी होगी, तो इस फैक्ट्री के अंदर एक कैंटीन भी होगी। फिर हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट में या यहां भी इवन के जो मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह है उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती होगी, तो कोई मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट भी होगा। चलिए 5 काफी हैं। तो इस फैक्ट्री में टोटल हो गए 5 डिपार्टमेंट्स। इनमें से रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट तक का जो सफर है उसमें कौन से डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये। और इनका काम है मटेरियल से प्रोडक्ट तक पहुंचने में सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज करना। इनको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जिनको मैं प्यार से अब पीडी कहा करूंगा। पीडी। इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? ये इनको सर्व कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। और इनके लिए प्यार से नाम रख लिया करेंगे ऐसे। तो एक फैक्ट्री में, और हम चूंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं मतलब हम फैक्ट्री में ही हैं, तो एक फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होकर गुजर रहा है। इन डिपार्टमेंट्स को कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इनकी सपोर्ट के लिए जो डिपार्टमेंट मौजूद है वो एसडीज हैं। ये मैंने केस समझा है कि प्रोडक्ट एक है लेकिन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में से पीडी और एसडी की पहचान अलग कर दी। आपको सवाल में कोई खास मुश्किल, बल्कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ये पहचानने में कि जो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं वो पीडी हैं या एसडी हैं। ये पहचान लिया करेंगे आप, नामों से भी पता चल जाएगा, कुछ और इंफॉर्मेशन से भी पता चल जाएगा। कमा के जिन्होंने देना है वो ये हैं पीडीज, ये तो सपोर्ट के लिए हैं। खर्चे पूरी फैक्ट्री में आ रहे होंगे, और पूरी फैक्ट्री के लिए एक ओआर भी निकाला जा सकता है और हर पीडी के लिए ओआर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्ट पूरी फैक्ट्री में जब बन के आगे गुजर रहा है, तो अगर कंपनी ने पूरी फैक्ट्री का एक ओआर निकाला, वो निकला लेट्स से 160 रुपए, इस पूरी फैक्ट्री का ओआर 160 पर आर पर यूनिट जो भी है। लेकिन मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब इस 160 का ब्रेकअप अलग अलग होगा, ताकि पता चले ना कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा आता है, ताकि आइंदा कंट्रोल करना हो तो उसमें आसानी हो। ये 160 भी क्योंकि खुद ही बनाइए फिगर, तो ये इन डिपार्टमेंट्स का भी मैं खुद ही बता रहा हूं। जब इन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कैलकुलेट किए गए तो इसका निकला लेट से 80, इसका था 55, कितना हो गया 1, कितना रह गया इसका 25। ये कहलाता है फैक्ट्री वाइड ओआर और ये डिपार्टमेंट वाइज ओआर। यही मिला के 160 बन रहा है ना। तो इनमें से कंपनीज के लिए ज्यादा बेहतर ये होता है। तो एग्जाम क्वेश्चन में भी अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आ गए, हो सकता है क्वेश्चन आपको कहे फैक्ट्री वाइड ओआर निकालना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट वाइज ओआर निकलता है, और वो भी इनका, इसका नहीं है। डिपार्टमेंट वाइज ओआर किसके लिए निकला होगा? सिर्फ पीडीज के लिए। ये बात जो आपको बताई है अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। हर पीडी के लिए एक अलग अलग ओआर निकलता है, और अगर आपको सवाल में ओआर कैलकुलेट करने को कहा गया है तो बाय डिफॉल्ट हर पीडी का अलग अलग करने को कहा गया है। फैक्ट्री वाइड करवाना होगा तो सवाल वाला खुद बताएगा। क्या जी? एसडी का नहीं है ना, क्योंकि ओआर हमने निकालना ही उनके लिए जिन्होंने कमा के देना है। तो कमाने के देने का मतलब है जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो इसलिए ओआर सिर्फ पीडीज का निकलता है। इन बेचारों का क्या होगा वो तो अब हमने सीखना है, लेकिन ओआर सिर्फ इन 3 का निकलेगा।
ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी चाहे तो सारी फैक्ट्री का बस एक OAR, फैक्ट्री वाइड OAR कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि हर पीडी का अलग अलग OAR कैलकुलेट होता है। अब आपको सवाल के अंदर अगर कहा है कैलकुलेट OAR, तो बाय डिफॉल्ट वो हर पीडी का अलग अलग कहा हुआ है। वो तो खैर चलिए प्रैक्टिस में आएगा तो बात और समझ आएगी। देखें, जब मैं आपको ये बता दूंगा ना कि प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज निकालना कैसे है, तो पता चल जाएगा कि उसमें भी ये दोनों हो रहे होंगे शामिल। इनके खर्चे भी किसने उठाने हैं? इन्होंने उठाने हैं ना, तो इनके OAR निकालते हुए इनके खर्चे हो रहे होंगे शामिल। तभी तो मैंने कहा कि इन तीनों को सम कर रहे हैं तो 160 ही बन रहा है। वो उसकी कैलकुलेशन में नजर आ जाएगी चीज आपको, लेकिन OAR हम कैलकुलेट कर किसके लिए रहे होंगे? सिर्फ पीडीज के लिए। एसडीज के लिए OAR कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो ही पीडीज में नहीं है। तो या तो पूरी फैक्ट्री का एक OAR बन जाता है, जिसके चांस कम है जब तक सवाल में नाम लेके ना कहा नहीं है, या उससे बेहतर होता है कि हर पीडी का एक अलग अलग OAR निकलता है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हर पीडी का OAR जब अलग अलग निकले तो हो सकता है इसके लिए बेस मशीन आर हो, इसके लिए बेस लेबर आर हो। ऐसा हो सकता है जब हर पीडी का सेपरेटली निकलना है तो वो अलग अलग बेसिस वाला भी हो सकता है। बाकी फिर प्रैक्टिस में आएंगे ना तो फिर ये चीजें होंगी और क्लियर। जी, फैक्ट्री वाइड OAR, इसको प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। जी, इनकम कैसे हो रही होगी? वो बाहर वाले बच्चों को लेज नहीं बेच रहा है, ये कैंटीन वाले जो बैठे हुए हैं ना, ये इन्हीं के लिए हैं। और अगर वो इनको पैसे दे रहे हैं तो ये फैक्ट्री बिजनेस ही के पास जेब में जा रहे हैं। यानी ऐसे कह लें कि बिजनेस इस कैंटीन मेंटेन करने पे 15 लाख खर्च करता है और थोड़े बहुत उनसे पैसे मिल जाते हैं तो 3 लाख रिकवर हो जाते हैं, तो बिजनेस को 12 लाख खर्च करना पड़ रहा होता है। तो ओवरऑल बिजनेस का खर्चा ही हो रहा होता है। हो सकते हैं फ्री भी होते हैं। अब जैसे अगर वर्कर्स को जो खाना देना है और उनके पैकेज में शामिल है कि आपको खाना मिलेगा, तो फिर तो फ्री में खाना मिल रहा है सबको। हाँ जी, और यहां से रिलेटेड सवाल। क्या जी? क्यों भाई, क्यों? किसने कहा मैंने इंक्लूड नहीं किया? अच्छा मेरी बात सुने, पूरी फैक्ट्री का एक OAR होगा, वो फैक्ट्री वाइड है। हर पीडी का अलग अलग होगा, वो डिपार्टमेंट वाइज है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, इसमें इन बेचारों के साथ क्या सलूक होगा, ये तो पढ़ना है अभी। हो जाएगा सलूक, इनको नहीं छोड़ेंगे अलग, इनको कर लेंगे शामिल। इनके खर्चे भी यही कमा के देंगे, इनको करेंगे शामिल। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको पहले जबानी कॉन्सेप्ट दे देता हूं, फिर मैं आपको फार्मूले तो खैर नहीं है, स्टेप्स बता दूंगा। पहले जबानी कॉन्सेप्ट समझें। इन तीनों के जब OAR कैलकुलेट करने हैं, यानी फार्मूला तो वही OAR वाला होगा, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय जो भी बेस है, लेकिन जो कि वो हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेट हो रहा होगा, तो जब इसके लिए वो फार्मूला लग रहा होगा तो उसके न्यूमरेटर में क्या होगा? इसी के खर्चे, इसी के ओवरहेड्स, इनके नहीं होंगे, इसी के ओवरहेड्स होंगे। डिनोमिनेटर में इसी से रिलेटेड बेस होगी। फिर जब इसका OAR कैलकुलेट होगा तो इसी के ओवरहेड्स होंगे और इसी की बेस होगी। इसी तरह इसके साथ होगा। अब मसला रह गया इन बेचारों का, क्या करें? कर लेते हैं। एक शादी में जाना है, 5 घर हैं, फैमिली के लोग हैं, गाड़ियां इन तीनों के पास हैं, इनके पास नहीं है, तो इन दोनों को उन्हीं की गाड़ी में बैठाएंगे ना। अब जब एडजस्ट करेंगे तो फिर वो देखना पड़ेगा कि किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है, कौन ज्यादा क्लोज है, कौन नहीं है, इस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन इनकी सवारियों को भी छोड़ के नहीं जाएंगे, इनकी सवारियों को भी इनमें बैठा लेंगे। अब गाड़ियां 3 निकलेंगी, लेकिन उनमें सवारियां 5 घरों की होंगी। तो जब हम इन तीनों के OAR निकालेंगे तो वो बज़ाहिर लग रहा होगा कि इन 3 डिपार्टमेंट्स के OAR हैं, लेकिन उनके खर्चों के अंदर इनके खर्चे भी शामिल कर लिए होंगे। अब वो कैसे शामिल करेंगे, यही है जो हमने आगे चैप्टर के अंदर कैलकुलेशंस करनी। अब उसमें होगा क्या कि कुछ खर्चे तो ऐसे होंगे जो हर डिपार्टमेंट के पहले ही अलग अलग होंगे। जहां पर रखे हुए सुपरवाइजर्स, यहां पर रखे सुपरवाइजर्स, वो उनके अपने खर्चे हैं, लेकिन कुछ कॉमन खर्चे भी होंगे। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, वो किस डिपार्टमेंट का है? वो तो पूरी फैक्ट्री का है। पूरी फैक्ट्री के सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी पूरी फैक्ट्री के हैं। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी वो भी पूरी फैक्ट्री की है। तो हम लोग OAR कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे होंगे, इसका न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल कराऊंगा,
प्राइमरी अपोर्शनमेंट है और एक सेकेंडरी अपोर्शनमेंट है। एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, ओवरहेड्स की एलोकेशन अपोर्शनमेंट ये एक ही बात होती है। पीडीज को होगी, कैसे होगी, इन दो स्टेप्स में होगी। एक प्राइमरी अपोर्शनमेंट होगी, कल होगी, प्राइमरी अपोर्शनमेंट होगी और एक सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होगी। और जब ये सारे खर्चे पीडीज को एलोकेट हो चुके होंगे तो दूसरा काम हम फिर ये करेंगे कि नाउ कैलकुलेट OAR सेपरेटली फॉर ईच पीडी। हमने ना सारे खर्चे इनके भी इन्हीं की गाड़ियों में एडजस्ट कर लेने हैं। अब जब सारी सवारियां 3 गाड़ियों में हो चुकी हैं तो फिर हर डिपार्टमेंट के लिए एक न्यूमरेटर बन गया और उसका कोई ना कोई रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर होगा। तो फिर अब हम हर डिपार्टमेंट का अलग अलग OAR निकाल लेंगे। अब कल से ऑनवर्ड जो क्लासेस में अभी 1-2 दिन चलेगा वो इस पे डिस्कशन चल रही होगी और फिर साथ साथ एग्जाम प्रैक्टिस भी आ रही होगी। जी, ये मैं कल जब इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा ना तो फिर मैं ये लिखूंगा कि अपोर्शनमेंट कैसे करनी है, वो मैं लिखूंगा, कल बताऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अच्छा, कल एक थोड़ी फिक्र जगाने की कोशिश की थी, उसके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। खैर सोच ही है, अब करना नहीं करना है, लेकिन टू स्टार्ट विद एक होमवर्क है। कल से फिर मैं एक और एक्टिविटी शुरू करूँगा। वो होमवर्क ये है कि छोटा बच्चा अपने अब्बा की बात मानता है तो उसको तो इतना शऊर नहीं है कि वालिद को ओबे करना होता है। और वो बाप की बात क्यों मानता है? वो कैसे बना होता है खौफ, डर? हाँ जी, कैसे बच्चे को कैसे पता है? या तो अच्छा, सबसे बात कर रहा हूँ। ये जो आप बैग बंद कर रहे हैं ना, इससे भी शोर हो रहा है, खामोशी से करना है। तो वो बच्चा अपने अब्बा की बात इसलिए मानता है क्योंकि या तो उसको पिटाई लगी होती है या उसके बड़े बहन भाइयों को लगी होती है। अक्लमंद होगा तो बड़े बहन भाइयों की पिटाई से सीख जाएगा, नहीं होगा तो अपने से तो सीख ही जाएगा। अच्छा, अब जब उसको पिटाई लग जाती है और लगती भी जोरदार है तो उसको जब ये रियलाइज हो जाता है ना कि घर की सबसे बड़ी अथॉरिटी अब्बा जी हैं। अच्छा, ऑफिशियली ना अब्बा जी होते हैं, अगर किसी के घर में अब्बा जी नहीं है, अम्मा जी हैं, तो इस घर के खराबियां हैं। ऑफिशियली अब्बा जी हैं। तो बच्चे ने अपने अब्बा की बात तब माननी शुरू करनी है जब उसने ये बात रियलाइज कर जानी है कि अब्बा अथॉरिटी है, वरना नहीं माननी इसने बात। अच्छा, इसी तरह से ये जो इलाके का SHO होगा तो उसकी बात फिर बाजार वाले और दुकानदार सब मान रहे होंगे, बिल्कुल मान रहे होंगे। डिपेंड करता है, नहीं यार मान रहे होंगे, क्यों नहीं मान रहे होंगे। अच्छा, अगर वही SHO आम लिबास में, जिसकी शक्ल नहीं लोग पहचानते, अगर वो बाजार में राउंड पे निकल रहा है और वो किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कोई बात कर रहा है, फिर मान रहे होंगे? नहीं, लेकिन वो उस वक्त भी SHO है। हाँ, जब उसकी पहचान करा दी जाएगी फिर मानना शुरू हो जाएंगे, हालांकि SHO तो पहले भी है। तो किसी भी अथॉरिटी की बात कोई क्यों मानेगा? सिर्फ तब नहीं कि वो अथॉरिटी होगी, सिर्फ तब मानेगा जब वो इस बात को मान जाएगा, पहचान जाएगा कि हाँ ये अथॉरिटी है, तब मानेगा। हमारा ईमान ये है कि हमने दुनिया में जिंदगी जो गुजार के जानी है उसके लिए हमारे लिए रूल्स किसने डिसाइड किए हैं? अल्लाह ने। मैं खुद नहीं डिसाइड कर सकता। अगर मैं समझता हूं ना कि जी मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी डिसाइड करूं, अगर मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल होता तो बात बेशक छोटी सी है, शायद आपको अजीब मजाक की लगे, लेकिन गहराई की बात है। अगर मेरा कंट्रोल मेरी बॉडी पे होता तो इंसान को कभी कब्ज ना होती।
कंट्रोल ही है अगर, तो कब्ज तक ना होती इंसान को। कभी गले में निवाला डालते हुए फंसता नहीं, कभी होता है पानी फंस गया, खाना फंस गया, बाहर उल्टी आ जाती है, ये ना होता फिर। तो अगर हमारा ये ईमान है कि हमें दुनिया में जिंदगी गुजार के अल्लाह की मान के चलना है, तो कोई अल्लाह की क्यों मानेगा? देखा तो नहीं है। पहले ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह वाकई ही अल्टीमेट अथॉरिटी है। जब तक आप ये नहीं ना यकीन करते, तब तक आप नहीं बात मानेंगे। हमें इस पे गौर करना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो एक स्टोरी है ना कुरान पाक में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पहचाना है तो उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। ये मेरा खुदा है, नहीं ये नहीं है, ये मेरा खुदा है, नहीं बुत नहीं, ये नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी वहदानियत लॉजिकली समझाई है। बाकी तो हुक्म है ना, बस करना है तो करना है, लेकिन वहदानियत लॉजिकली समझाई है। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम ये नहीं बारिशों को बरसना को नहीं देखते? दिन रात का आना जाना नहीं देखते? ये जो इंसानों का पैदा होना है, पत्तों से फूलों का निकलना, फलों का निकलना, जमीन से निकलना, क्या इस पर गौर नहीं करते? पानी कौन बरसाता है? ये सब कैसे होता है? ये गौर। और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि जरा सोचो कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो वो अपनी तकरीर लेके उधर हो जाता, उधर हो जाता। या फिर और मिसाल दे रहे हैं कि क्या एक मुलाजिम जिसका एक ही आका है वो आसानी में है, जिसके काफी सारे आका है वो आसानी में है। तो किसी भी इदारे में भी, किसी भी मुल्क में, वही मुल्क में सिस्टम चल सकता है जहां पर एक अथॉरिटी होगी, वरना सिस्टम नहीं चलते। तो कायनात का सिस्टम भी तभी चलेगा जब एक अथॉरिटी होगी। तो आपको मैं आज सिर्फ एक बीज ये दे रहा हूं कि जरा अपने इर्द गिर्द पे गौर करें, अपने जिस्म पे गौर करें, अपने माहौल पे गौर करें। ये जो ऊपर बादल नजर आ रहे हैं आपको, ये धुआं है सारे, इसमें से कौन टनों पानी बरसा देता है? खाना अगर मुंह के अंदर जा रहा है तो मैं खाने को जब निवाला मुंह में डाल रहा हूं तो मैं कोई प्रोजेक्टरी बना के तो नहीं फेंक रहा कि वो पैराबोला बनेगा और वो ऐसे जाता, वो फलानी नाली, मुझे तो पता नहीं अंदर नालियां कौन सी, मुझे नहीं पता। मैं तो बस यहाँ निवाला रख के छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद वो निवाला कौन से रास्ते से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सांस की नाली में क्यों नहीं जा रहा है, सब किसने कंट्रोल करना है? ये किसने प्रोग्रामिंग की हुई है? अल्लाह ने की हुई है। तो बेटा जब तक हम अल्लाह को पहचानेंगे नहीं ना, तब तक हम अल्लाह की नहीं मानेंगे। आप अपने वालदैन की मान रहे होंगे क्योंकि वो नजर आ रहे हैं, पता है उनसे जरूरतें पूरी हो रही हैं। अल्लाह की कोई क्यों मानेगा? जब तक किसी को ये यकीन नहीं बनेगा कि मेरी जरूरतें अल्लाह ने पूरी करनी है और अथॉरिटी अल्लाह है, तब तक अल्लाह की नहीं मानेंगे। तो आज आपको ये बस एक सोच लेके जा रहा हूँ कि अपने गौर करिए अपने ऊपर भी, अपने इर्द गिर्द, अपने सारे एनवायरनमेंट के ऊपर कि अल्लाह कौन है, पहचाने अल्लाह को। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।